नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस और जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चंगे होंगे। तो चलिए आइए, सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए आइए, एक नए विचार के साथ, एक नई लाइन के साथ जो है हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। क्या? विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इसी दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ जो है हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे ताकि आप सभी लोग जो हैं अपने जो मंजिल है और जो आपका विकल्प जिसको आपने चूज किया है उससे आप भटके ना, उसके यहाँ तक आप पहुंचे और सफलता प्राप्त करें। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है, क्या बताइए? हाइड्रोमीटर है, साइटोट्रॉन है, लैक्टोमीटर है या पोटेंशियोमीटर है? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो साइटोट्रॉन है। ठीक है, आपका क्या है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। ठीक है, साइट्रो जो है ट्रॉन। ठीक है, और आपका जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर जो है ये क्या है? ये एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जिसके इस्तेमाल से जो है किसी जैसे तरल पदार्थ या उसके जो घनत्व हो गए, उसकी विशिष्टताएं और गुरुत्व को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो हाइड्रोमीटर का। ठीक है, किसका? मैं आपको पुनः बताता हूं, जिसका इस्तेमाल जो है किसी तरल पदार्थ के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किसका? तो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोमीटर से क्या होता है? तो इससे जो है दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर जो है यह एक प्रकार का क्या है? विद्युत उपकरण है जिसका इस्तेमाल जो होता है किसी परिपथ के, जैसे जो कोई परिपथ है उसके दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो पोटेंशियोमीटर का। तो अगर इसके रूप में अगर सही स्पष्ट रूप से मैं बताऊं तो ये एक प्रकार का विद्युत उपकरण है जिसका इस्तेमाल जो है किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल। ठीक है, सभी लोग नोट कर चुके होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा। सूची 1 व सूची 2 को आप सुमेलित कीजिए। क्यूसेक बताइए किसकी का ये? तो क्यूसेक जो है आपका प्रवाह की दर है। ठीक है, ये आपका ए हो गया। ठीक है, और बाइट जो है सभी लोग को पता होगा कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका बी हो गया। और रिएक्टर जो है सबकी पता है क्या? तो भूकंप की जो है तीव्रता, ये सी हो गया। लास्ट बता है बार जो है डॉट, तो आपका ये दाब हो गया। ठीक है, डी, तो डी सी ए बी। तो चलते नेक्स्ट की ओर, प्रश्न नंबर तीसरा। स्टीफेन हॉकिंग एक है, क्या है बताइए? पियानो वादक हैं, गिटार वादक हैं, वैज्ञानिक है या अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं? तो ये क्या है? तो एक प्रकार के जो हैं वैज्ञानिक है। कौन? स्टीफेन हॉकिंग जो है एक वैज्ञानिक है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जैसे प्रश्न नंबर आपका चौथा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों के में जो है अनुसंधान किया? बताइए। जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, और ऑप्शन बी कहता है सीवी रमन, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना और ऑप्शन डी होमी जे भाभा। तो राइट आंसर क्या है? तो आपका जगदीश चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, जिन्होंने किस क्षेत्र में? तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ की ओर, प्रश्न नंबर 5। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? बताइए। नक्षत्र भौतिकी के लिए, उपग्रहों के सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के लिए या अतिकम तापक्रमों पर जो है सुपर कंडक्टिविटी के लिए या सूर्य के मूल का अध्ययन के लिए? बताइए किसके लिए दिया गया था? तो राइट आंसर नक्षत्र भौतिकी के लिए। ठीक है, इनको ये पुरस्कार कब मिला था? नोबेल पुरस्कार जो है वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को जो है आपके 1983 में। कब? तो 1983 में जो है ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है ये क्या थे? एक जो है ये एक भारतीय मूल के जो है अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। कहाँ के? मतलब भारतीय मूल के भारतीय मूल के थे ये, परंतु ये अमेरिका में रहते थे और ये जो है खगोल शास्त्री थे। ठीक है, क्या? खगोल शास्त्री वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका नाम है पूरा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, इनको जो है तो भौतिकी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया था। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका छठवां। सही मिलान करें। ठीक है, बताइए। आइसोबार जो है किसका है? तो आइसोबार से जो होता है आपका वायुदाब। ठीक है, इससे वायुदाब, ये आपका ए हो गया। और आइसो हाइट के द्वारा जो है आपकी वर्षा मापा जाता है। ठीक है, वर्षा, ये आपका बी हो गया। और वोल्ट के द्वारा क्या होगा? तो वोल्ट के द्वारा आपका विभवांतर। ठीक है, ये आपका सी हो गया। और आइसोबाथ के द्वारा जो है आपकी गहराई। ठीक है, बाथ मतलब आपको उसमें नहाना है। ठीक है, तो ये आपका
डी हो गया। और मीटर पर सेकंड जो है स्क्वायर, उसका क्या होगा, तो आपका त्वरण होगा, ठीक है, इसका त्वरण होगा, ये ई हो गया। और ओम का होगा प्रतिरोध, ये आपका एफ हो गया, ठीक है। तो आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है 7वां स्क्रीन पे आ चुका है। रडार का आविष्कार किया था, बताइए रडार का आविष्कार किसने किया था। एंड्रयू जैक सिनेमा ने, एगस कोडाक ने, विलियम्स रमसे ने और रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। तो किसे किया था, तो रडार का आविष्कार जो है रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा किया गया था। और किस सन में किया गया था, तो आपके 1935 में, ठीक है, कब, 1935 में किया गया था, ठीक है, किसका, रडार का। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 8वां स्क्रीन पे आ चुका है। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रा का, बताइए किसका, त्वरण का है, बल का है, क्षमता का या ऊर्जा का। तो किसका है, तो आपका जो है त्वरण का, ठीक है। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रा किसका होता है, तो आपके त्वरण का होता है। और बल का क्या होता है, तो बल का सभी को पता है, बल का न्यूटन होता है। और जो क्षमता हो गया और या ऊर्जा, उसका जो होता है क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है, इसका जूल है, ठीक है, इसका जूल है। और बल का क्या है, तो न्यूटन है, ठीक है, ये न्यूटन हो गया, ठीक है। और इसका भी जो है यही है जूल, ठीक है। तो सभी नोट कर चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 9वां। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। एनीमोमीटर कहलाता है, रेन गेज कहलाता है, नेफोस्कोप कहलाता है या हाइग्रोमीटर कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो, तो नेफोस्कोप कहलाता है, ठीक है। बादलों की जो दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो नेफोस्कोप कहलाता है। और एनीमोमीटर के द्वारा जो होता है किसकी मापा जाता है, तो हवा की गति और दिशा को मापने के लिए, ठीक है, हवा की गति और दिशा को मापा जाता है, किसको, तो एनीमोमीटर के द्वारा, ठीक है। और रेन गेज के द्वारा जो है क्या मापा जाता है, तो रेन गेज के द्वारा जो होता है, जैसे किसी निश्चित समय में किसी इकाई क्षेत्र में जो बारिश की मात्रा होती है, रेन गेज मतलब रेन मतलब वर्षा हो गया, गेज उसकी जो एक मात्रा जो होती है किसी क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र में जो एक इकाई में जितनी भारी मात्रा में वहां बारिश होती है, तो उसको मापा जाता है रेन गेज के द्वारा, ठीक है। और आपका जो है लास्ट हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, हवा या किसी गैस में मौजूद जो जल वाष्प यानी आर्द्रता को मापने वाला उपकरण होता है, क्या, तो हाइग्रोमीटर होता है। मैं आपको पुनः बताता हूं, हवा या किसी गैस में मौजूद जल वाष्प पानी अर्थात आपका जो आर्द्रता होती है उसको मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तो हाइग्रोमीटर कहलाता है, ठीक है। तो आपसे इसके पूछा था कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो आपका नेफोस्कोप कहलाता है। और रेन गेज की द्वारा जो होता है किसी इकाई क्षेत्र, जो एक निश्चित क्षेत्र जो है काफ़ी जो वर्षा भारी मात्रा में होती है, तो उसकी जो क्षमता मानक होती है उसके रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। और एनीमोमीटर के द्वारा जो है आपका हवा की गति और दिशा को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सभी लोग नोट कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। प्रश्न नंबर आपका 10वां स्क्रीन पे आ चुका है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, बताइए। बैरोमीटर से, एनेमोमीटर से या हाइग्रोमीटर से या स्ट्रोबोस्कोप से। किससे, तो स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। किसका मापन किया जाता है, तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति मापी जाती है। ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 11वां। इसको आप जो है सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कीजिए, बताइए। ट्रिप्स समझौता कब हुआ था, तो ट्रिप्स समझौता आपका हुआ था 1995 में। कब हुआ था, तो आपका 1995 में हुआ था, ये आपका ए हो गया, ठीक है। और जैव विविधता कन्वेंशन कब हुआ था, तो आपका 1992 में, ठीक है, ये आपका 1992 ये बी हो गया। और पेरिस कन्वेंशन कब हुआ था, तो पेरिस कन्वेंशन आपका 1883 में। कब, तो 1883 में हुआ था। और लास्ट है रोम कन्वेंशन जो आपका हुआ था 1961 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका डी हो गया। तो डी सी बी ए सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। प्रश्न नंबर 12वां। किस देश में कृषि उत्पादों पर दी जा रही सब्सिडी सबसे सर्वाधिक है, बताइए। जापान की, दक्षिण कोरिया की या यूरोपियन यूनियन के देश की या भारत की। तो किसकी, तो जापान की, ठीक है। कृषि क्षेत्र में जो उत्पादकों में जो सब्सिडी आती है सबसे ज्यादा सर्वाधिक किस देश की है, तो आपके जापान की है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 13वां। विकासशील देशों को उत्पाद पेटेंट प्रक्रिया अपनाने की समय सीमा ट्रिप्स के प्रावधान के अनुसार क्या निर्धारित की गई थी, बताइए। 1 जनवरी 2005 या 1 जनवरी 2006 या 1 जनवरी 2004 या 1 जनवरी 2003। तो क्या, तो आपकी 1 जनवरी 2005 जो है निर्धारित लक्ष्य किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 14वां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही, बताइए। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि के पक्षकारों का प्रथम बैठक जो है आपका वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुआ था। तो नहीं, ये जो है आपके फिलीपींस में नहीं आती, ये गलत है, ठीक है, ये इधर स्वतः गलत है। आपके फिलीपींस में नहीं, आपके टोक्यो में। कहां पे, तो टोक्यो में, टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में, ठीक, टोक्यो
ये की हो गया, ये पूरा का है, ठीक है, ये टोक्यो में हुआ था, ठीक है। और ये वर्ष 2004 में बिल्कुल सही, फिलीपींस में नहीं, तो इसलिए आपका गलत हो गया। आपसे सही कथन पूछा है, भारत जैव सुरक्षा उपसंधि मतलब प्रोटोकॉल में जैव विविधता पर समझौते में हस्ताक्षर करता नहीं था। तो क्या नहीं था, तो ये बिल्कुल था, ये भी आपका गलत है, क्योंकि भारत उसमें जो संधि उपसंधि प्रोटोकॉल पे जैव विविधता का समझौता होता उस पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में ये था। और जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल का आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है, ये बिल्कुल सही, तो आपका सही कथन पूछा था, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और डी भी जो है आपका गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर जो है उसका सामान्य समझौते का सदस्य था, नहीं तो ये गलत है, उसमें क्या ये सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन बौद्धिक संपदा के संरक्षण से संबंधित वैश्विक नियमों को सामूहिक सहमति के आधार पर बनाता और लागू करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे बौद्धिक संपदा के संरक्षण से संबंधित वैश्विक नियमों को सामूहिक सहमति के आधार पर बनाता और लागू करता कौन सा संगठन करता है, तो विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और ट्रिप्स प्रावधानों, ठीक है, किसके, ट्रिप्स प्रावधानों के अंतर्गत इसके उल्लंघन मामलों में 2 या 2 से अधिक देशों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है, तो विश्व व्यापार संगठन करता है। कौन करता है, आपका WTO करता है, ठीक है। और विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहां पे है, तो आपके जिनेवा में है, ठीक है, कहां पे, तो आपके जिनेवा में है, ठीक है। और डंकल प्रस्ताव के माध्यम से जो है विश्व व्यापार संगठन ने गैट का स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। आपसे पूछेगा विश्व व्यापार संगठन ने गैट का स्थान किसके माध्यम से विश्व का प्राप्त किया है, तो डंकन प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है, किसके, डंकल प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। और इटली में कहां सर्वप्रथम पेटेंट संबंधी अवधारणाओं को वैधानिक रूप प्रदान किया था, किसने प्रदान किया था, तो आपके इटली ने किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम पेटेंट संबंधी अवधारणाओं को वैधानिक रूप प्रदान किया गया था किसके द्वारा, तो इटली के द्वारा। और बौद्धिक संपदा अधिकार के अनुसार पंजीकृत पेटेंट आवेदन को फाइल और स्वीकार किए जाने के लिए अवधि जो होती है 15 वर्ष की होती है। अगर आपसे पूछे कितने वर्ष की होती है, तो आपके 15 वर्ष की अवधि तक होती है, ठीक है। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 16वां, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। और दूसरा कहता है प्रोबायोटिक खाद्य जो है अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो इसमें कौन सा कथन सही, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, तो इसमें जो आपके बिल्कुल दोनों कथन सही, तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 17वां, नोबेल पुरस्कार 2022 के अंतर्गत चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस प्रौद्योगिकी के विकास एवं सफलता के लिए दिया गया था, बताइए। अल्जाइमर एवं पार्किंसन जैसे असाध्य बीमारियों के इलाज की इलेक्ट्रोफोरेंसिक तकनीकी के विकास के लिए, या स्टेम जो होता है स्टेम सेल में जैविक गुणों का विकास के लिए दिया गया था, या विलुप्त हेमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित था, या तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर था, क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक। किसके लिए दिया गया था, तो विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित के लिए। किसका नोबेल पुरस्कार कब, 2022 के अंतर्गत चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है प्रौद्योगिकी के विकास एवं सफलता के लिए दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आपका 18वां, संकरण जो होता है, संकरण इनमें से किसका परिणाम होता है, बताइए। जीव के पुनः स्थापन का होता है, नए क्रोमोसोम्स की उत्पत्ति का होता है, नए जीन की उत्पत्ति का होता है, इनमें से किसी का नहीं, तो किसका, तो जीव के पुनः स्थापन का होता है, ठीक है। संकरण जो होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ब्रिडाइजेशन जो है आपका किसका होता है, तो जीव के पुनः स्थापन का होता है, ठीक है। ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 19वां, बीटी कपास क्या है, कपास की मिस्री और अमेरिकी किस्मों का संकर है। और बी कहता है कपास की उगाई गई और जंगली किस्मों का संकर है। और सी कहता है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित पीड़क प्रतिरोधी कपास है। और डी कहता है कपास की सूखा प्रतिरोधी किस्म है। तो क्या राइट आंसर है, तो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित पीड़क प्रतिरोधी कपास होता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, क्या, बीटी कपास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर 20वां, विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती हुआ है क्या है, बीटा कैरोटीन है, या एस्कार्बिक अम्ल है, थाइमिन है, या कैल्सीफेरॉल है। तो क्या होगा आपका, तो बीटा जो है आपका कैरोटीन होता है, ठीक है।
ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है इसका होता है ये रासायनिक नाम किसका है, तो विटामिन सी का है। और थायमिन जो है ये किसका है, तो B1 का है। और कैल्सीफेरॉल सभी को पता होगा, ऑप्शन डी पे है, तो ये टी का है। ठीक है, तो ये आपका कैल्सीफेरॉल आपका डी हो गया, थायमिन B1 का हो गया, और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपका सी हो गया। तो जो खट्टे फल होते हैं उसमें आपका इसमें पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन डी जो है आपका कैल्सीफेरॉल आपके सूर्य की किरणों के द्वारा मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। वर्तमान में वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, बताइए। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो कहां पे नहीं है, तो आपके अफ्रीका में जो है अभी तक जो है किसका ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 22। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, बताइए। यूरोप को, एशिया को, या उत्तरी अमेरिका को, या ऑस्ट्रेलिया को। तो किसको, तो आपके ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। क्या, जो ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय है किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, तो ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23। ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है। पिछले वीडियो में मैं बताया था क्या मतलब होता है। सीटीएस का अर्थ होता है तेज, और अल्टीएस होता है उच्च, मतलब ऊंचा होता है, और जो होता है फोर्टियस का मतलब शक्तिशाली या शक्ति से भरपूर। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका जो है 24। ओलंपिक ध्वज पर अंकित छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, बताइए। कौन सा, नीला, पीला, लाल, काला। तो कौन करता है, तो आपका काला। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जो अफ्रीकी महाद्वीप को प्रदर्शित करता है काला रंग। चलिए प्रश्न आपका 25। अभी लिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे, बताइए। 825 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, या 80 ईसा पूर्व। तो कब हुआ था, तो आपका 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अभी लिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे, तो 776 ईसा पूर्व। चलते नेक्स्ट प्रश्न 26। 24वें अर्थात 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया, बताइए। रियो डी जेनेरो ब्राजील के, बीजिंग चीन के, टोक्यो जापान के, या ग्लासगो जो है इंग्लैंड का। तो कहां पे, तो आपके चीन के बीजिंग में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा, 24वें, जो 2022 में 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है आपके चीन के बीजिंग में किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 27। भारत ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष सम्मिलित हुआ था, बताइए। 1924 में पेरिस ओलंपिक, 1908 लंदन ओलंपिक, और 1900 में पेरिस फ्रांस में, और ऑप्शन डी कहता है 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में। बताइए भारत जो ओलंपिक के खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष शामिल हुआ था, तो आपके जो है सन 1900 में पेरिस का, जो फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक है, ओलंपिक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता, बताइए। 1916 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, या 1932 ईस्वी में, या 1948 ईस्वी में। तो कब, तो आपके 1928 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। मतलब भारत जो है ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है किसमें, ओलंपिक में जीता था, तो सन 1928 में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका 29। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के खिलाड़ी एवं उनके प्राप्त पदकों की सूची को सुमिलित कीजिए। नीरज चोपड़ा मतलब जेवलिन थ्रो है, उन्हें कौन सा पदक जीता था, तो आपकी स्वर्ण पदक। ठीक है, और रवि कुमार दहिया ये कुश्ती में क्या जीते थे, तो आपके रजत पदक जीता था। और पीवी सिंधु बैडमिंटन से थी, क्या जीती थी, तो आपके कांस्य पदक। किसमें, टोक्यो 2020 का जो है भारतीय खिलाड़ी का ओलंपिक का पूछा है। और मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन में थी, तो क्या थी, वो रजत पदक जीती थी। और लवलीना बोरगोहने जो है बॉक्सिंग की थी, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और बजरंग पुनिया कुश्ती लड़े थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और भारतीय हॉकी टीम जो है उन्होंने क्या जीता था, तो कांस्य पदक। ठीक है, तो सभी लोग इसके साथ ले चुके हैं। चलिए प्रश्न पर आपका 30। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब प्रतिभाग किया था, बताइए। लंदन ओलंपिक 1908 में, पेरिस ओलंपिक 1900 में, और सेंट लुई ओलंपिक 1904 में, या मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 में। तो कब महिलाओं ने जो है ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, तो आपके पेरिस ओलंपिक 1900 में, सन 1900 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका 31। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होते, बताइए। लिथियम होता है, सोडियम होता है, या फ्रेशियम होता है, या सीरियम होता है। तो क्या होता है, तो आपका फ्रेशियम होता है। ठीक है, किसमें होता है, तो कमरे के तापमान का जो पर द्रव्य रूप में क्या होता है, तो फ्रेशियम। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका 32। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं। तो राइट आंसर क्या है, तो जो साइकिल और कारों के में जो है बॉल बेयरिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच जो होता है संस्पर्श जो होता है प्रभावी, उसका क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका 33। किस देश से प्रथम 3D
दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया था? बताइए किस देश ने? यूके ने, चीन ने, अमेरिका ने या दक्षिण अफ्रीका ने? किसके द्वारा? तो आपके यूके। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा, मतलब इंजन को, जो मोटर गाड़ी में इंजन लगे थे उसको ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है, या टरबाइन का, या रेडिएटर का, या क्वाट ईट का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडिएटर का। ठीक है, किसका? इसको इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 35, एटीएम से तात्पर्य क्या है? बताइए, सभी लोग को पता होगा इसका आंसर क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 36, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया? बताइए, सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम? तो किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। कब? नागासाकी पे जो है आपके जापान के जो है नागासाकी कब बम गिरा था? तो 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को जो है 1945 में आपका सन दिया है। और नागासाकी और हिरोशिमा पे जो है तो आपका 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त को। ठीक है, 1945 किसके द्वारा किया गया था? तो यूएसए के द्वारा जो है जापान के इन 2 जो है प्रमुख शहरों में जो है परमाणु बम ये जो है गिराए गए थे। ठीक है, तो सभी नोट कर जो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 37, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है? बताइए, देशज रूप से विकसित भारतीय रक्षा मतलब डिफेंस में अधिष्ठापित रडार सिस्टम है। और ऑप्शन बी कहता है हिंद महासागर रिम में देशों को सेवा प्रदान करने हेतु भारत का उपग्रह है। और सी कहता है भारत द्वारा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान है। और ऑप्शन डी कहता है आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला मतलब अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्या है? अंटार्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला है। क्या? इंड आर्क। ठीक है, इंड आर्क आपका क्या है? तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 38, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पे कौन सा कथन सही? बताइए, नैनो टेक्नोलॉजी का द्वारा जो है लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया है, मतलब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। और दूसरा कहता है नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार मतलब जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। बताइए, केवल एक सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2? क्या राइट आंसर? तो आपके जो है बिल्कुल दोनों सही। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। उपयुक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के अनुसार विषयक संधि मतलब ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन और न्यूक्लियर वेपन्स जिसे समानता परमाणु अप्रसार संधि मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब एनपीटी के नाम से जाना जाता है की मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य है? बताइए कौन? न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन है? बताइए, केवल 1 2, केवल 1 3 4 5, केवल जो है 2 4 5, 1 2 3 4 5 सभी? बताइए क्या राइट आंसर? तो आपका जो है केवल 1 2 जो है ये क्या है? न्यूक्लियर वेपन स्टेट के अंतर्गत शामिल है। कौन? चीन और फ्रांस। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया एनआईएफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, एनआईएफ केंद्र सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। और दूसरा कहता है एनआईएफ अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। तो नीचे कूट दिया, बताइए कौन से? केवल 1 सही है, केवल 2 ना 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो राइट आंसर क्या है? तो इसमें केवल आपका जो एक कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, एनआईएफ का जो गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा जो है ये सन 2000 में, कब? आपके सन 2000 में इसका गठन किया गया था, ना कि विदेशी जो है वैज्ञानिक संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, ये भारतीय वैज्ञानिक के सहयोग से जो है इसकी उद्घाटन मतलब इसकी संस्था का स्थापन किया गया था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन ए से राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 41, ये आपके 10 जो महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्न है। आईसीसी रैंकिंग में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? बताइए, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, हेली मैथ्यूज या साकिब अल हसन? तो कौन बने आपके? तो जसप्रीत बुमराह बन गया। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चैतन्य प्रश्न नंबर 42, पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया है? बताइए, कहां? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात? तो कहां? तो आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्या? समान नागरिक संहिता विधेयक जो है यहाँ पे पारित कर दिया गया है। चैतन्य प्रश्न नंबर 43,
3। हाल ही में केंद्रीय जल मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया? बताइए, पटना को, नोएडा को, भोपाल या इंदौर? तो किसे? तो आपके नोएडा को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 44, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? बताइए, हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर, कोची? तो कहाँ? तो आपके हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 45, किस देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित हवाई वाहन MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी? बताइए, अमेरिका, फ्रांस, रूस, आपका स्पेन? तो किसने? तो अमेरिका ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 46, हाल ही में रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए किस नाम से एक स्पेशल ट्रेन शुरू किया? बताइए, आस्था स्पेशल ट्रेन, राम जानकी स्पेशल ट्रेन, और आपका अयोध्या धाम स्पेशल ट्रेन, और डी कहता है राम सेवा स्पेशल ट्रेन। तो क्या नाम है उसका? तो आस्था स्पेशल ट्रेन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर आपका 47, किस भारतीय ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता? बताइए, शंकर महादेवन ने, जाकिर हुसैन ने, AR रहमान ने, ए बी दोनों ने? किसने? तो आपके ए बी दोनों ने। ठीक है, किसने? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने। चलिए प्रश्न नंबर 48, इसरो ने भारत के गगनयान मिशन से अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में उड़ान पहले किस नाम से एक महिला रोबोट भरने की घोषणा की? बताइए, इसरो मित्र, व्योम मित्र, अमृतरो और हिंद मित्रा? तो किस नाम से? तो व्योम मित्र से। ठीक है, इस नाम से। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 49, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? छत्रपति संभाजी नगर में, पुणे, औरंगाबाद, नासिक? तो कहाँ? तो आपके छत्रपति संभाजी नगर में किया गया था। कौन सा? तो आपका एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 50 स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोप देश कौन बना? बताइए, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, डेनमार्क? तो कौन बना? तो आपका फ्रांस बन गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्या? UPI, भारत का जो UPI है उसको स्वीकार किया, ये पहला यूरोपीय देश है। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी, और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जो है हम आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आते हैं। तो आपसे जो है पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।